एक किसान का दर्द छलकता है कि उसका बेटा एमबीबीएस में सेलेक्ट तो हो गया, लेकिन 2 एमबीबीएस में पढ़ने वाले बेटों की फीस चुकाने के लिए उसको 80,000 रुपए तक के लिए कर्ज लेना पड़ रहा था। अब तो 4 एकड़ जमीन बेचनी पड़ेगी। एक 22-23 साल की लड़की जो डिग्री करके जाती है, उसको हरियाणा के मेवात जैसे किसी इलाके में अगर बिठा दिया जाए या वहां मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाए तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कि देखिए, रूरल एरिया में जब जाते हैं तो गांव के प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच जैसे लोग भी धौंस जमाते हैं और धौंस दिखाते हैं। दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के किसान पिता का दर्द मैंने सुना, जिसके 2 बेटे एमबीबीएस में सेलेक्ट हुए। पिता सोच रहे थे कि 80,000 के अकादमिक खर्च को उठाने के लिए भी बैंक से लोन लेना पड़ेगा, लेकिन अब 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी ने दिन रात का चैन हराम कर दिया है और चिंता में घुटता जा रहा है, कुढ़ता जा रहा है वो गरीब किसान। हरियाणा के एमबीबीएस के बच्चे लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनरत इन बच्चों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा और भूख हड़ताल पर बैठने के बाद ये जब इमरजेंसी तक पहुंचे तब भी सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगी। जी हां, हरियाणा की खट्टर सरकार बिल्कुल भी इन एमबीबीएस के स्टूडेंट्स और एमबीबीएस के बच्चों पर रहम नहीं कर रही है और न इसमें किसी प्रकार का समाधान निकाल रही है। आज इस वीडियो में मैं आपको उन तथ्यों से रूबरू करवाऊंगा जो वास्तव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल सिस्टम को तोड़ देने वाले, उसको गर्त में ले जाने वाले हैं। और क्यों ना हरियाणा के ही बल्कि पूरे भारत के बच्चे एमबीबीएस कोर्सेज के बाद जो होने वाले डॉक्टरी का पेशा है उसमें आ रही दिक्कतों के लिए बुलंद आवाज उठाएं, एक साथ वो आवाज उठाएं और पुरजोर अपने हकों की लड़ाई लड़ें। एक बच्चा पहले जब नीट की तैयारी करता है तो दिन रात मेहनत करता है, कई रातें वो जागता है, कई उनिंदी रातें उसके सपनों को मंजिल देती हैं, तब जाके वो नीट में सेलेक्ट होता है। अच्छी रैंक पे जब आता है, मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार से होता है तो एक सहारा होता है कि हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाएगी तो कम फीस में, कम पैसों में एमबीबीएस कर ली जाएगी। और एमबीबीएस करने के बाद असली लड़ाई शुरू होती है इंटर्नशिप, उसके बाद में पीजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम और पीजी के बाद कहीं ना कहीं अगर एडमिशन मिल गया तो आपको अपनी डिग्री फिर से शुरू करनी होती है। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसके बाद एक अच्छा डॉक्टर तैयार होता है और उस अच्छे डॉक्टर को भारत की सरकार और विभिन्न प्रदेशों, राजस्थान, हरियाणा और अलग अलग प्रदेशों की सरकारें किस तरीके से निचोड़ती हैं, इसका अंदाजा आपको कुछ बातों से मिल जाएगा। आपने सुना होगा आए दिन रूरल एरियाज में और ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार, एसडीएम और मेडिकल ऑफिसर जो वहाँ पीएचसी, सीएचसी पर कार्यरत हैं, उनके बीच नोकझोंक होती है, उनके बीच अस्तित्व की कई बार लड़ाई हो जाती है। एक तहसीलदार और एक एसडीएम अधिकारी, निश्चित तौर पर उनका पद गरिमामय है, सम्मानजनक है, लेकिन ये बात जरूर याद रखें कि सामने बैठा मेडिकल ऑफिसर उनसे कम पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है और कम मेहनत करके बिल्कुल भी नहीं आया है। आज मैं हरियाणा के एक सुप्रसिद्ध पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खोसला को सुन रहा था। उन्होंने 1970 के दशक में पीजीआई जो रोहतक है वहाँ से अपनी डिग्री करी। उनका कहना यह था कि मैं जब यहाँ पढ़ता था और मेरे अपने साथ के जो लोग पढ़ते थे तो 600 रुपये अकादमिक खर्च था और 600 रुपये हॉस्टल थे। ये सब जो है वो करके हमने डिग्री कर ली। वहाँ के ही एक डायरेक्टर का रेफरेंस देते हुए वो कहते हैं कि जो इस संस्थान के डायरेक्टर रहे हैं सांगवान, वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि अगर 1 लाख रुपए भी फीस होती तो उनका पढ़ना संभव नहीं था। किस दौर में कैसे कैसे वो लोग निकल के आए हैं और उन लोगों का ये भी मानना है, वो पूरी कृतज्ञता अपने इंस्टीट्यूट और अपने संस्थान के लिए जताते हैं, बताते हैं कि इस संस्थान ने हमें बनाया है, इसलिए हम समाज को दे पाए और सोसाइटी की सेवा कर पाए। लेकिन अगर आज के इन बच्चों को रूरल सर्विस के नाम पर और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी के नाम पर बॉन्ड के लिए बाध्य किया जा रहा है तो क्यों ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों ये असंवैधानिक है और क्यों इन बच्चों की मांग जायज है, इस बात को गौर से सुन लीजिए। सबसे पहली बात, अगर कोई बच्चा अपनी एमबीबीएस की डिग्री में एडमिशन ले रहा है, अपनी मेहनत के बलबूते अपने दमखम पे वहां तक आया है, तो आते ही उस पर एक मानसिक तनाव और मानसिक दबाव बनाने वाली स्थिति क्यों पैदा की जा रही है? गवर्नमेंट उसको सरकारी नौकरी देने की बात कर तो रही है लेकिन वास्तव में दे नहीं रही। इस बात का अंदाजा आपको यहाँ से लगेगा। एक बच्चा जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता है, एमबीबीएस कर लेता है, डॉक्टर हो जाता है, उसके बाद वो इंटर्नशिप करता है। इंटर्नशिप प्रत्येक वर्ष मार्च में जाकर कंप्लीट होता है, 31 मार्च जैसा करीब समय होता है। और पीजी का जो एग्जाम है वो जनवरी माह के आसपास, दिसंबर जनवरी के आसपास हो जाता है। अब इस केस में वो अब इसी उधेड़-बुन में लगता है कि उसको आगे जाके अपने करियर को ओरिएंटेशन देना है,
क्या हरियाणा की सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें उसको अपनी इंटर्नशिप के ठीक बाद जॉब या नौकरी दे पाएंगी? और अगर हाँ नौकरी दे पाएंगी तो इस प्रकार की बॉन्ड पॉलिसी शायद कहीं ना कहीं जो है वो जस्टिफाई हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, बॉन्ड पॉलिसी जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? देखिए, अगर आप 3 महीने या 4 महीने का जो टाइम पीरियड था, जो इंटरवल था, उसमें जॉब नहीं दे पाए तो आपने बाध्य किया उस बच्चे को 40 लाख रुपए चुकाने के लिए। क्या वो अपनी जरूरतों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपनी जिंदगी को नए आयाम देने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करने के लिए जो वर्षों से मेहनत करता आ रहा था, क्या उसको कहीं नौकरी करने का हक नहीं है? अब बहुत सारे बुद्धिजीवियों के ये भी तर्क आ जाएंगे कि सरकार के संस्थानों में और आम जनता के टैक्स से पढ़े हुए ये डॉक्टर क्यों ना सरकारी सेवा में ही जाएं। निश्चित तौर पर ये सरकारी सेवा में जाएं, लेकिन जिन रूरल एरियाज में और जहां जहां इनको प्लेस किया जाता है, क्या वहां पूरी मूलभूत सुविधाएं होती है? एक 22-23 साल की लड़की जो डिग्री करके जाती है, उसको हरियाणा के मेवात जैसे किसी इलाके में अगर बिठा दिया जाए या वहां मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाए तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? एक रात निकालना, एक दिन काटना उसके लिए भारी हो सकता है। भारत की पॉलिटिक्स और स्टेट्स की पॉलिटिक्स, विशेष तौर पर हरियाणा जैसे मस्कुलर स्टेट्स के लिए ये अपने आप में बहुत चुनौती भरा है। वहाँ हर जगह दमखम दिखाने वाले लोगों की मौजूदगी है। जैसा सत्तासीन है, उससे कहीं ज़्यादा बुरी स्थिति उन लोगों की है जो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और रात दिन घिस रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड पॉलिसी है, ये बॉन्ड पॉलिसी नहीं, लोन पॉलिसी है। और लोन पॉलिसी किस तरीके से इन बच्चों के मनोबल को तोड़ रही है। आपने पहला तथ्य सुना, एक तहसीलदार, एक एसडीएम अधिकारी डॉक्टर से नोकझोंक करता है, डॉक्टर की एसीआर भरता है, डॉक्टर उसके अंडर में आता है। दूसरी बात आपने सुनी, गवर्नमेंट के रूरल एरियाज में सिक्योरिटी की बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है, कैसे ये डॉक्टर्स वहां तक पहुंचे। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ जानकार लोगों से इन तथ्यों को देखा और सुना। सीएमओ, पीएमओ पहले जिला स्तर पे भी बड़े कार्डर के अधिकारी होते थे और अब उनका वो जो कार्डर है वो नीचे सरकता हुआ, घसीटता हुआ काफी नीचे जा चुका है। मतलब उनसे भी ऊपर के वेटेज के 30 से 35 अधिकारी विभिन्न राज्यों के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में आजकल आ गए हैं। तो लगातार उनका स्तर गिराया जा रहा है। और कई डॉक्टर्स तो मुझे यहाँ तक भी बताते हैं कि देखिए, रूरल एरिया में जब जाते हैं तो गांव के प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच जैसे लोग भी धौंस जमाते हैं और धौंस दिखाते हैं। क्या उनकी नौकरी करना रूरल एरिया में जायज है? वो मानवता की सेवा करना चाहते हैं और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहते हैं। तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए उनको मजबूत व्यवस्थाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं? एक किसान का दर्द छलकता है कि उसका बेटा एमबीबीएस में सेलेक्ट तो हो गया, लेकिन 2 एमबीबीएस में पढ़ने वाले बेटों की फीस चुकाने के लिए उसको 80,000 रुपए तक के लिए कर्ज लेना पड़ रहा था। अब तो 4 एकड़ जमीन बेचनी पड़ेगी। क्या इस दिन के लिए उसने रात दिन मेहनत करी थी, उसके बच्चों ने पढ़ाई करी थी कि पिता की 4 एकड़ की जमीन बिके और वो पढ़ाई करें? आप बुद्धिजीवी हो सकते हैं, आप एलीट क्लास से हो सकते हैं, लेकिन तथ्यों से परे आप बिल्कुल नहीं भाग सकते। इन बच्चों को भूख हड़ताल पे बैठे 7 से 8 दिन हो गए हैं और इन दिनों में कई इमरजेंसी तक पहुंचे, लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं है। क्या सरकारी नुमाइंदों और सरकार के लोगों के खुद के बच्चे इसी प्रकार से स्ट्रगल करते हैं? क्या इसी प्रकार से वो सिस्टम से लड़ते हैं? क्या कभी आपने देखा है कि वो इसी प्रकार से आंदोलन करते हुए लाठियां खाते हैं, पुलिस उनको घसीटती है, उठा के ले जाती है? ऐसा कभी नहीं आपने देखा होगा। हाँ, ये देखा होगा आपने मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के लोगों के साथ और उन बच्चों के साथ। हरियाणा अपने हेल्थ सिस्टम की बात करता है तो मैंने विकिपीडिया से कुछ डेटा निकाला। चाइल्ड, इन्फेंट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी वहां ठीक ठाक है। 30 से 27 के आसपास प्रति 1000 जीवित बच्चों पे अभी भी मृत्यु हो रही है। बाकी अगर मोर्टेलिटी रेट देखें और हेल्थ सिस्टम के डेटा देखें तब भी कोई बहुत अच्छी स्थिति हरियाणा की नहीं है, जबकि एरिया वाइज क्षेत्र के हिसाब से बहुत छोटा स्टेट है। मैं आप सब लड़ाई लड़ रहे बच्चों तक मेरी बात पहुंचाना चाहता हूं। पहले जी जब मैंने आपकी आवाज उठाई, आपकी बात उठाई तो ह्यूज रेस्पॉन्स मिला। 1 लाख से ऊपर लोगों ने मेरे पिछले वीडियो जो हरियाणा के लिए बच्चों के लिए मैंने बनाए थे उनको देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से अपनी लड़ाई को मजबूत रखेंगे। मेरे जैसे कई शिक्षक, कई लोग आपकी लड़ाई को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आईएमए हरियाणा के बच्चों का पूरा सपोर्ट कर रहा है, पूरा सपोर्ट उनको दे रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग लोग सपोर्ट में हैं। बस सपोर्ट में नहीं है तो सरकार और सरकार के नुमाइंदे। तो आपको ये मैं बता दूं, ये आपको मैं याद दिला दूं कि अगर आज आप इनके हक के लिए नहीं बोल रहे हैं तो आने वाले समय में आपके खिलाफ भी
आवाज उठाने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। लाठी आपकी पीठ पे भी पड़ेगी, और जब आपकी पीठ पे लाठी पड़ेगी तो अपनी पीठ देखने का मौका भी आपको खुद को नहीं मिलेगा। लोग आपकी पीठ देखकर आपको बताएंगे कि उस दिन आप खामोश थे, और खामोश आप हैं तो आप अपना नहीं, इस कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस कंट्री का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस कंट्री का जो टेम्परामेंट है, उसको लूज करते जा रहे हैं। आप जिम्मेदार हैं इस बात के लिए। खैर, बहुत आंदोलित और उद्वेलित है मन इन सब बातों को बोलने के लिए, लेकिन सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि इन बच्चों के लिए आवाज उठा के कुछ सही चीजें करके, जो रात दिन जूझ रहे हैं उनके लिए बात करके कुछ समर्थन हासिल कर सकते हैं, कुछ इनके इरादों को बुलंद कर सकते हैं, इनकी लड़ाई को और मजबूत बना सकते हैं। सोच के देखिए कैसे कैसे गरीब परिवारों के बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं। मैं रात दिन बच्चों के साथ रहता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, क्लासरूम में कैसे कैसे बच्चे आते हैं, हिंदी पट्टी के, हिंदी माध्यम के, रूरल एरियाज के ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी शक्ल देख के आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कभी डॉक्टर बन पाएगा, लेकिन वो लड़ते हैं, रात दिन लड़ते हैं, जूझते हैं, तैयारी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और फिर एक दिन गले में स्टेथोस्कोप टांगकर, एप्रिन पहनकर एक डॉक्टर के रूप में खड़े होते हैं। लेकिन क्या ऐसी बॉन्ड पॉलिसी उनको कभी खड़ा होने देंगी? नहीं। ऐसी बॉन्ड पॉलिसी अगर लागू हुई तो कभी वो आगे नहीं आ पाएंगे। इस देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है हर एक व्यक्ति को कि पिछली लाइन से खड़ा हुआ आदमी अगली लाइन में आ खड़े हुए, निचले तबके से आदमी आए और ऊपर वाले तबके के साथ वो लड़ाई लड़ सके, वो चुनौती दे सके। लेकिन इन चुनौतियों का क्या बनता है? मैं इस पेशे से नहीं हूं, लेकिन इस पेशे की शुरुआत के लिए नीट का जो एग्जाम होता है, उस नीट एग्जाम के लिए नीट एस्पिरेंट्स के साथ रात दिन लगा होता हूं, इसलिए उनका दर्द समझता हूं। आप सबको भी इनका दर्द समझना चाहिए, और मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी जितनी जानकारी है उससे कहीं ज्यादा जानकारी मैंने जब बाकी के लोगों से ली तो मुझे लगा और मुझे समझ आया कि ये कितना गलत और अन्याय हो रहा है। अन्याय के खिलाफ लड़ते रहिए, आवाज उठाते रहिए, आपको भी सुकून से नींद आएगी, चैन से नींद आएगी, और ये गरीब परिवारों के बच्चे भी इस देश और समाज का भला करने के लिए अपना ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद।